हेलो बच्चों, कैसे हो? आज काफी दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर, सम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअली कुछ बच्चों को काफी दिनों से मैसेज आ रहा था, सर एक बार एनसीईआरटी डिस्कशन करा लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एनसीईआरटी डिस्कशन आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी में जो जो एक्टिविटीज हैं, जो जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.1 से। एक्टिविटी 1.1, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 1.1 कह रही है कि यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो क्या होता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा तो हमें मिलेगा बच्चों MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नाम तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात क्या है। इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये होता है व्हाइट कलर का पाउडर बच्चों। इट इज ए व्हाइट पाउडर, इट इज ए व्हाइट पाउडर। यानी कि मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए व्हाइट पाउडर। क्लियर है बच्चों। एक्टिविटी 1.1 में यही कहा गया है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 1.2 के बारे में। अब ये कह रहा है कि एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 कह रही है बच्चों कि जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ। जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपने क्या देखा। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई बच्चों तो हमें लेड आयोडाइड मिला प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिला। ठीक है बच्चों, लेड आयोडाइड इज ए येलो कलर पीपीटी, इट इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो देखो बच्चों इधर एक बार थोड़ा मैं प्रेसिपिटेट को और समझा देता हूं। प्रेसिपिटेट क्या है बच्चों, प्रेसिपिटेट इज ए नथिंग बट इट इज ए insoluble solid substance, it is an insoluble solid substance। क्लियर है बच्चों। प्रेसिपिटेट एक insoluble solid substance होता है, ठीक है। प्लस हम एक्टिविटी की बात करें तो जब हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई तो हमें लेड आयोडाइड मिला। लेड आयोडाइड इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है। यानी कि हमने दोनों की रिएक्शन कराने पर क्या ऑब्जर्व किया, हमें एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा जो कि क्या है बच्चों, लेड आयोडाइड। गॉट इट। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी 1.3 के बारे में। एक्टिविटी 1.3 कह रही है बच्चों हमसे कि यदि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराए तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी 1.3 की बात करते हैं बच्चों। जो आपकी एक्टिविटीज है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
बोर्ड एग्जाम में सीधी सीधी एक्टिविटीज आती हैं, जहां पर या तो ये 1 नंबर 2 नंबर पूछ ली जाती है या फिर केस स्टडी में सीधी सीधी आती है। इस वजह से एनसीईआरटी में एक्टिविटीज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे। देखो बच्चों, एक्टिविटी 1.3 कह रही है कि जब हमने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो आपको क्या मिला। तो आपको क्या मिला, जिंक की रिएक्शन जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो बच्चों ZnSO4 बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये जो मैंने ऊपर की साइड एरो बनाया है इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, यानी कि जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली। और हाइड्रोजन गैस की आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब ये है कि जब इसके पास आप बर्निंग मैच स्टिक यानी कि जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे दिवाली पे आते हैं ना पॉप वाले पटाखे, बिल्कुल उस तरीके से आवाज आएगी। ठीक है बच्चों, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए अपवर्ड एरो का सिंबल इस्तेमाल किया है, ऐसे ही हम लोग प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग प्रेसिपिटेट के लिए बच्चों डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए अपवर्ड, तो फिर प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1.3। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी 1.4 के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी 1.4 क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले बच्चों कुछ क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वाले, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चंस को हम इधर देखते जाएंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है। उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है बच्चों ऑक्साइड की। इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इसको रब करना होता है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन इज rubbed before burning because it has layer of oxide on its surface and we have to remove before the burning। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो लेयर है हमें उसे हटाना होता है, इसलिए हम उसको रब करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद कह रहा है कि आप बैलेंस इक्वेशन लिखिए किसके लिए, H2 और Cl2 की रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन बैलेंस करनी है। ठीक है, तो H2 और Cl2 क्या मिलके बनाएंगे, HCl बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी, तो इधर हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2, तो इधर भी 2 करने, तो क्या करो 2 लगा दो। इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर भी क्लोरीन कितना है 2, यानी कि रिएक्शन हमारी कैसी है बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई। जब हमने बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई बच्चों, तो सबसे पहले तो क्या मिलेगा, ये हमें रिएक्शन में दे रखा है कि क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस क्या बनेगा बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके की रिएक्शन मिले तो आप सबसे पहले ये देखिए कि दोनों साइड इंडिविजुअल एटम, बेरियम 1 बेरियम 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों साइड क्लोरीन बराबर करें। क्लोरीन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ये जो अमोनियम ग्रुप है ये भी कितना हो गया 2, यानी कि इधर भी अमोनियम ग्रुप कितना है 2। अब आते हैं SO4 ग्रुप की तरफ, इधर भी एक SO4 इधर भी एक SO4, यानी कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, केवल हमें अमोनियम क्लोराइड के आगे 2 लगाना पड़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जब सोडियम की रिएक्शन वाटर से हो रही है, तो देखो बच्चों जब सोडियम की रिएक्शन वाटर से होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। ठीक है, देखो इधर एक सोडियम
एक सोडियम, फिर इसके बाद दो हाइड्रोजन, दो और एक तीन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। मसला किसका है बच्चों? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे अभी तक समझ में आया है वो ये, देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो। कितने हाइड्रोजन? दो। अब प्रोडक्ट में हम लोग क्या करें? हाइड्रोजन भी हमें कितने करने हैं? दो। तो 2 इक्वल टू इधर कितना है? 1। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू मान लेता हूँ x। क्या मान लेते हैं? x, क्योंकि मैं यहीं पर कर सकता हूँ जो भी कर सकता हूँ। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1 + 2x, 1 + 2x। अब मैं 2 को इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 = 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1/2। व्हाट इट, यानी कि यहां पर मैं क्या पुट कर दूं? 1/2। अब एक बात हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो हम क्या करें? 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो और पूरी रिएक्शन में उससे कर दो मल्टीप्लाई, और उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो हम क्या करें? पूरी रिएक्शन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना बच्चों? 2Na प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2H2। हमें क्या देगा? 2 का मल्टीप्लाई NaOH में भी 2NaOH प्लस H2। रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये इनका कहना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है किस किस के लिए? द बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड की प्लस सोडियम सल्फेट। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, अब प्रोडक्ट में मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या बनना है, लेकिन मुझे पता है कि क्या बनना है तो मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों इधर एक बेरियम, दो क्लोराइड, एक क्लोराइड। तो क्या करो? कुछ मत करो, तो एक काम करो, यहां पर बच्चों 2 लगा दो। जैसे मैंने 2 लगाया तो क्लोरीन कितने हो गए? 2। अब जैसे मैंने 2 यहां पर लगाया तो सोडियम कितने हो गए? 2, यानी कि प्रोडक्ट में भी 2 और रिएक्टेंट में भी 2। अब हम बात करते हैं सल्फेट की। इधर SO4 कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1, यानी कि दोनों साइड सल्फेट भी बराबर, यानी कि रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। अब अगला कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि HCl के साथ कराएं तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं HCl से कराऊंगा बच्चों, ये इतनी बढ़िया रिएक्शन है ना बच्चों कि कुछ नहीं तो आप 40-50 बार इस रिएक्शन को पढ़ लोगे, या तो अपने नोट्स में पढ़ लोगे, ठीक है, या फिर किसी न किसी एग्जाम में पढ़ लोगे, अपने स्कूल के एग्जाम में पढ़ लोगे, ठीक है, और प्री बोर्ड में पढ़ लोगे। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में मिल ही जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जहां पर एक बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अब देखो जब ये रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। अब हम दोनों साइड क्या करें? इंडिविजुअल एटम बराबर करेंगे। इधर एक सोडियम, ठीक है, एक ऑक्सीजन, इधर एक और एक, दो हाइड्रोजन, एक और एक, दो हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.4 के बारे में। तो एक्टिविटी 1.4 का नंबर आता है बच्चों, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कंटेंट काफी है एनसीईआरटी में। लोग समझते हैं एनसीईआरटी ऐसे ही बुक है, लेकिन एनसीईआरटी वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड इंपोर्टेंट बुक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 कह रही है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बच्चों क्विकलाइन। जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, ठीक है, तो मुझे क्या मिला बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है? इस रिएक्शन की खास बात ये है कि इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में क्या रिलीज होगी? हीट। यानी कि जब क्विक लाइन की रिएक्शन वाटर से हुई तो क्या बना बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर हीट रिलीज हुई। और वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन कहलाती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat is released is called exothermic reaction. वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रही है उनको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हमने क्विक लाइन को वाटर में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हीट रिलीज, यानी कि इट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 1.5 के बारे में। ठीक है, एक्टिविटी 1.5 इस वजह से ज्यादा जरूरी हो जाती है बच्चों क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा केस स्टडी बनता है। तो बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक्टिविटी 1.5 को। एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी 1.5 कह रही है कि आपके पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। यू हैव द क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट आपके पास बच्चों हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है। यानी कि मेरे पास केमिकली अगर मैं कहूं तो क्या है? FeSO4.7H2O। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो इसके जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। हीट करने पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अलग। यानी कि मुझे क्या मिलेगा? FeSO4 + 7H2O। यानी कि ये पहले कैसा था? हाइड्रेटेड। पहले कैसा था बच्चों? हाइड्रेटेड। जैसे ही वाटर निकला ये कैसा हो गया? एनहाइड्रस। ये कैसा हो गया बच्चों? एनहाइड्रस। पहले ये था हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, अब हो जाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर हीट किया। अब फर्दर हीट करने पर FeSO4 को फर्दर हीट किया बच्चों तो हमें Fe2O3 मिला प्लस SO2 मिला प्लस SO3 मिला। कि ठीक है सर ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात ये है कि आपको जो SO2 और SO3 मिल रहे हैं ये गैसेज रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। These gases are responsible for the smell of burning sulfur. For the smell of burning sulfur. ठीक है, अब ये सारी बातें तो सर आपने बता दी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वो कहेगा मैंने हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स को हीट किया है जो ग्रीन कलर के हैं, उसको हीट करने पर ऐसी गैस रिलीज हो रही हैं जो बर्निंग सल्फर की स्मेल दे रही है। ठीक है, तो आप पूरी रिएक्शन लिख के बताइए रिएक्शन क्या है और कंपाउंड कौन सा है। कंपाउंड कौन सा हो जाएगा बच्चों? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जैसे ही हीट किया तो एनहाइड्रस हो गया ये। फिर हमने फर्दर इसको हीट किया तो हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल मिली। किसकी वजह से मिली? SO2 एंड SO3। ठीक है, SO2 एंड SO3 आर द गैसेज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। इनकी वजह से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है।
अब मैं एक बात को 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए 2 से 3 बार बोलेंगे तो पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1.5। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.6 के बारे में। अब ये मत सोचिएगा सर देख के पढ़ा रहे, एक्चुअली एक्टिविटी याद तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो एक्टिविटी तो देखनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.6 के बारे में। अब एक्टिविटी 1.6 क्या कह रही है? एक्टिविटी 1.6 कह रही है बच्चों कि जब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया, इसको हीट किया लेड नाइट्रेट को, तो क्या हुआ? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या हुआ? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर बच्चों मुझे लेड ऑक्साइड मिला, NO2 मिला प्लस O2 मिला, ठीक है, लेड ऑक्साइड मिला, NO2 मिला और O2 मिला। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए बच्चों? रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स को हम भाषा में कहते हैं धुआं है। फ्यूम्स क्या है? धुआं। यानी कि कुल मिला के वो सीधा सीधा कह देगा कि मैंने एक कंपाउंड है नाइट्रेट का, उसको हीट किया है, ठीक है, और मुझे ब्राउन फ्यूम्स मिल रही है, तो उस कंपाउंड का नाम बताइए। उस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? लेड नाइट्रेट। एंड विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर है बच्चों? आई थिंक सभी के समझ में आ रहा होगा, मैं काफी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, स्पीड भी स्लो लेके चल रहा हूँ। अब आ जाते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.7। चलिए अब हम करते हैं इसको इरेज। चलिए अब बात की जाएगी बच्चों एक्टिविटी 1.7 के बारे में। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, इनका कहना है एक्टिविटी में कि आपने एक बीकर लिया है, बीकर में ले लिया पानी, क्या लिया है बच्चों? H2O, ठीक है, और साथ में कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स आपने डाल दी हैं किसके बच्चों? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जरूरी नहीं है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना, डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, लीजिए भाई साहब ये रहे इलेक्ट्रोड, इनको बैटरी से कनेक्ट करना है, लो भाई साहब बैटरी से हो गए कनेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हमने उल्टी करके ट्यूब लगा दी है, लो भाई साहब ट्यूब भी लग जाती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमने एक बीकर में क्या लिया बच्चों? वाटर लिया, उसमें कुछ अमाउंट हमने किसका डाला है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लस वाटर, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें वाटर डाला प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। मान लेते हैं ये हमारा एनोड है और ये कैथोड, ठीक है। फिर हमने 2 ट्यूब को इन्वर्ट करके लगा दिया है, उल्टा करके लगा दिया है, तो अब क्या फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहले तो कुछ छोटी छोटी चीजें जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। हमने ये क्यों डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर,
हमने वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है बच्चों, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो एनोड कहलाएगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैथोड कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, ये सवाल है, ये मसला है। तो देखो बच्चों, एनोड पर मुझे मिलती है ऑक्सीजन, क्या मिलती है बच्चों, ऑक्सीजन। कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि ऑन एनोड you will get oxygen and on cathode you will get hydrogen। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए ऑक्सीजन का 2 ml मिल रहा है तो हाइड्रोजन भी 2 ml होगा, इनके जो वॉल्यूम मिल रहे हैं वो भी बच्चों होंगे डिफरेंट। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है उसका रेशियो होगा बच्चों 2:1। कितना होगा, 2:1। अगर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है मान के चलिए 4 ml, तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 8 ml, जस्ट डबल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन जस्ट हाफ होगा किसका, हाइड्रोजन का, या ये कह दो कि हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा ऑक्सीजन का, बात देखिए। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब आप H2O में देखेंगे तो हाइड्रोजन के एटम 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, इस वजह से पूरा ये वहां का मसला हुआ है। हाइड्रोजन के एटम्स 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, इस वजह से हमें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम मिल रहा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों। अब इसको याद कैसे रखें सर, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है कि याद कैसे रखें। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको पावर याद रखना है बच्चों। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, एनोड पॉजिटिव होगा जिस पर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर है बच्चों, एनोड पॉजिटिव होगा जिस पर क्या मिलेगी हमें, ऑक्सीजन। एक्टिविटी 1.7 क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स में आप भेज दिया करो, ठीक है, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.8 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.8 के बारे में। अब ये एक्टिविटी 1.8 क्या कह रही है, एक्टिविटी 1.8 कह रही है कि मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, मैंने इसको सनलाइट में रख दिया, इसमें रख दिया सनलाइट। जैसे हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, इसका होगा बच्चों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि किसी कंपाउंड को जब सनलाइट में रखा जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में हो गया ब्रेक, सिल्वर में और क्लोरीन में हो गया ब्रेक, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसमें इस्तेमाल की जाती है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सीधा सीधा ये वाला टिक कर देना है, ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.9, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब ये कह रहा है जल्दी कर लेते हैं, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी से पहले थोड़ा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दी, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, और पूछा क्या है इन्होंने, चलिए फिर उन्होंने पूछा है कि जब बेरियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक के बारे में हम पहले बता ही चुके हैं कि वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी कि दोनों अपोजिट है, एक्सो यानी कि एग्जिट हीट रिलीज हो रही है, एंडो यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पर नहीं दिया हुआ है लेकिन अपना अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इस रिएक्शन में अमोनिया गैस निकलेगी, NH3 प्लस H2O। ये बात आपको नहीं पता होगी, नहीं पता है तो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसने पूछा कुछ नहीं है, पूछा ये कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन होती है बच्चों एंडोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, यानी कि रिएक्शन कैसी हो गई है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा माइंड में रखिएगा कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से हो रही है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। आपसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवाएगा एग्जाम में, बस पूछेगा एक्सो है या एंडो। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसी एक्स सब्सटेंस का, एक्स सब्सटेंस का क्या है, सॉल्यूशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसमें, व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग तो समझते होगे ना, दीवारों पर जो चूना किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहा है इसने कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे आप क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। हमने इसका फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। फिर इसने कहा है कि इसकी रिएक्शन बताइए वाटर के साथ, लीजिए बता देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से हुई तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हीट रिलीज होगी, प्लस क्या होगी, हीट रिलीज। अभी हमने बात की है बच्चों, ये एक्टिविटी में आया था, ठीक है। सीधी सीधी एक्टिविटी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। कैसी हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ठीक है। अब वो सीधी सीधी एक्टिविटी उन्होंने कहां से पूछी है, क्वेश्चन में पूछी है। क्लियर है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर उन्होंने वही बात कर दी है कि हमने जब वाटर की हाइड्रोलिसिस कराई यानी कि एक्टिविटी 1.7, तो हाइड्रोजन का अमाउंट 2 टाइम्स क्यों है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, इस वजह से हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी मिला है बच्चों 2:1 के रेशियो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 क्या कह रही है कि हमने 3 आयरन की नेल लिए हैं, ठीक है। उनको बढ़िया से पहले लिख लेते हैं। एक्टिविटी 1.9, एक्टिविटी 1.9, इनका कहना है कि आपने 3 आयरन की नेल ली है। हम ले लेते हैं आयरन की नेल, ठीक है। और इनको बढ़िया से रब कर दिया है, ठीक है। द टेक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी इन ईच 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब में दोनों में हमने क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया है, ठीक है। हम ले लेते हैं इसमें भी कॉपर सल्फेट और इसमें भी कॉपर सल्फेट। 2 iron nails are in copper sulfate solution, so we will keep iron nail inside.
कुल मिला के इन्होंने ये कहा है एक्टिविटी में, पूरी जो कहानी का जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ। कंक्लूजन ये कह रहा है बच्चों कि जब आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होगी तो क्या होगा, तो बनेगा बच्चों FeSO4 प्लस C। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू से ग्रीन, फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और जो कॉपर होगा उसमें ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बस इस एक्टिविटी में और उन्होंने कोई खास बात नहीं कही है। चलिए आगे बढ़ जाए बच्चों एक्टिविटी 1.10 के बारे में। एक्टिविटी 1.10, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.10 क्या कह रही है। ये कह रही है कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हमने बेरियम क्लोराइड से कराई, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, यानी कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, बेरियम सल्फेट बन गया प्लस बन गया सोडियम क्लोराइड। बच्चों मैं जो भी रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, हो सकता है वो बैलेंस ना हो सकता है नहीं बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना। एग्जाम में पूरे नंबर की उम्मीद तभी करें जब आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिख रहे हैं। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं तो पूरे मार्क्स की उम्मीद न करें। ठीक है, अब इन्होंने कहा है तो क्या हुआ, कुछ नहीं भाई, बेरियम सल्फेट का हमें पीपीटी मिल गया विच इज ऑफ व्हाइट कलर, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, व्हाइट कलर पीपीटी। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन प्रेसिपिटेट तो 2 ही 3 के याद करने हैं, एक तो लेड आयोडाइड है और दूसरा सबसे फेवरेट ही है। ठीक है, ये दो रिएक्शन कर लो काम हो जाएगा। यानी कि जब हमने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई तो क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला प्लस हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेट बनना है तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन रहा है। प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन में बन रहा है। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The reaction in which insoluble solid substance is formed is called precipitation reaction. क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के एक्टिविटी 1.11 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी 1.11 क्या करिए, एक्टिविटी 1.11 कि आपके पास कॉपर पाउडर है, ठीक है, और आपने उसको हीट किया तो क्या हुआ। ठीक है, हीट किया तो जाहिर सी बात है इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। अरे सर ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, एक्टिविटी में क्यों थी, आप समझो इसका कॉन्सेप्ट। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना बच्चों, it is a black color substance, black color compound है। इस रिएक्शन की खास बात ये है, ठीक है, अभी आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा कि हमने एक मेटल को हीट किया है तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल रहा है, तो आप ये बताइए ब्लैक कलर का कंपाउंड या वो सब्सटेंस कौन सा है, उस मेटल का नाम बताइए। सीधा सीधा हो जाएगा, कॉपर मेटल है और जो कंपाउंड बना वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1 से थोड़ा।
अब इन्होंने फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि जब आपने कॉपर सल्फेट को आयरन की नेल में डिप किया, यानी कि कॉपर आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बच्चों जहां पर हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन ताकतवर है और कॉपर कमजोर है, तो क्या करेगा? कमजोर से सल्फेट छीन लेगा, कमजोर से सल्फेट छीन लेगा। अब कमजोर से सल्फेट छीन लेगा यानी कि FeSO4 तो वाइजा बन गए, अकेला किसको छोड़ दिया? कॉपर। यानी कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों आगे की तरफ। एक्टिविटी तो होपफुली खत्म हो गई, अब क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है? और सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, ठीक है? तो बताइए क्या हुआ? बिल्कुल बता देते हैं। Na+O2 gives you Na2, ठीक है? अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, तो थोड़ा बेसिक बता देता हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बच्चों एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इट? ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड रिडक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी सीधा सीधा क्वेश्चन इसी से होंगे, बात को बिल्कुल एकदम माइंड में फिक्स करना है बच्चों। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? और वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो बच्चों, साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ, ठीक है? तो उनको कहेंगे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है वो रिएक्शंस कहलाती हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला कह रहा है कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन, नहीं अच्छा ये भी तो भी डिस्कस करना है। देखो सोडियम से सोडियम ऑक्साइड तक पहुंचे, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड तक पहुंचे, तो क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें आता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ये बात को बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना, जहां भी ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो जैसा इसके नाम में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जोड़ दो, रिडक्शन हाइड्रोजन हटा दो, सॉरी हाइड्रोजन जोड़ दो और ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा देते हैं भाई साहब। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से जब हमने कराई तो क्या हुआ? कॉपर बना प्लस H2O बना, ठीक है? अब ये कह रहा है कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, पूरी कहानी समझाइए।
बहुत छोटी सी कहानी है, समझो। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचे, कॉपर ऑक्साइड से बच्चों कॉपर तक पहुंचे। अब यहां से यहां तक पहुंचने में ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचने में ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। अब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है यानी कि किस में आ जाएगा, ये रिडक्शन में। किस में आ जाएगा, रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचे तो क्या हुआ, रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। कभी भी प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहां होगा, रिएक्टेंट साइड में। यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का। किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अब आ जाते हैं इधर की तरफ बच्चों, H2 से H2O पहुंचे, H2 से H2O जैसे यहां पे पहुंचे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिला, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिला यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचे, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया यानी कि रिडक्शन। H2 से H2O पहुंचे, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया यानी कि ऑक्सीडेशन। अब समझना बच्चों, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां मैं लिख देता हूं OA, OA यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। RA यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई बच्चों। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब यहां पर हमारे बिल्कुल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन विद एक्टिविटीज खत्म होते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो वो चीज ज्यादा समझ में आती है, लिखी हुई चीजें थोड़ा कम समझ में आती है, ठीक है। तो फटाफट से इसको ही बाइंड अप करते हैं। तो अभी इधर का इरेज करते हैं। चलिए बच्चों यहां खींच लेते हैं लाइन, सीमा रेखा इधर आ गई। चल देखो, अब क्वेश्चन पहला कह रहा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कि लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन से कराई। लेड ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई, कार्बन से। तो क्या बना, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल यही बात है। लेड ऑक्साइड से लेड तक पहुंचे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कहां आएगा, रिडक्शन में। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बात एक ही, तो ये किसमें आ जाएगा, रिडक्शन में, ठीक है। अब देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचे, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन का। कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब ये पहला कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, सही बात है, ठीक है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ना गलत बात। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है।
लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गलत बात है। हाँ, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला ऑप्शन क्या था, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि वो गलत बात है। ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड सही नहीं है स्टेटमेंट। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गलत बात। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बात। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये लेड ऑक्साइड इज गेटिंग। ठीक है, अब ये देख लो कि इसमें स्टेटमेंट सही पूछी है गलत पूछी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसमें ये जरूर देख लिया करो कि उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है बच्चों। कभी कभी हमें आता है लेकिन हम इन दोनों को जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते। ठीक है, हमने जैसे देखा अरे ये क्वेश्चन तो आता है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसने सही वाला ऑप्शन पूछा है या गलत वाला ऑप्शन पूछा है, यानी कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कह रहा है कि हमने Fe2O3 की रिएक्शन किससे कराई है, एल्यूमिनियम से कराई है, यानी कि Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से हुई बच्चों, तो क्या बना, Al2O3 प्लस आयरन। याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसका एग्जांपल है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जब आयरन की रिएक्शन हम HCl से कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, आयरन की रिएक्शन HCl से करा दी। ऑप्शन देख ले क्या क्या कहना भाई, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, सही बात है, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। प्लस इन्होंने क्या कह दिया, आयरन क्लोराइड बनेगा, चलो मान लेते हैं अभी के लिए। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोरीन गैस, बिल्कुल नहीं बनेगी क्लोरीन गैस। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, होगी भाई रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। आयरन सोल्ट ना, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, बैलेंस होने की उसे आवश्यकता क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस इसलिए होनी चाहिए बच्चों क्योंकि उसे क्या फॉलो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करनी है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ जाएं, चलो अब रिएक्शन बैलेंस करनी है। कह रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई तो अमोनिया बना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई तो अमोनिया बना। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 3, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर 1, तो 2 लगा दो यहाँ। जैसे ही 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो मैंने 3 यहाँ लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है तो क्या बना है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस H2O। देखो इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, मसला किसका है, ऑक्सीजन का, किसका है, ऑक्सीजन का। वही तरीका हमें केवल कहां पर चेंज करना है, तो मैं इसके आगे x मान लेता हूं, रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2x,
प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 और 1 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3/2, यानी कि यहाँ पर x की जगह क्या रखते हैं 3/2। अब कोई मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो पूरी रिएक्शन में क्या करो मल्टीप्लाई बाई 2 का कोई मल्टीपल ले लो, 2 का कोई मल्टीपल ले लो। अब पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 2H2S प्लस 3O2, साथ में हमें क्या देगा 2SO2 प्लस 2H2, यानी कि रिएक्शन बैलेंस। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर का इरेज करते हैं। क्या कह रहा भैया अगला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई। अमोनियम सल्फेट ये रहा, क्या दे रहा है हमें ये हमको दे रहा है बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब जैसे मैंने इस रिएक्शन को देखा, मैंने देखा NH4 2 है, ठीक है, आंख बंद करके यहाँ 2 लगा दो, NH4 बराबर जैसे ही यहाँ 2 लगाए क्लोरीन हो गए 2, क्लोरीन हो गए 2, Ba1 बेरियम 1, सल्फेट 1 सल्फेट 1, रिएक्शन बैलेंस। अगला आ जाते हैं बच्चों पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से करवाइए, इन्होंने करवा दो भाई पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से। तो क्या बन जाएगा KOH प्लस H2, ठीक है, क्या बन जाएगा KOH प्लस H2, ठीक है, एक पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन 2 और 1 3 हाइड्रोजन, मामला खराब, एक ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि हमें क्या बराबर करना है हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि यहाँ कितने हैं 2, हमें प्रोडक्ट में जाता हूँ तो यहाँ x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x, यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2, यानी कि x की क्या रख दूं मैं 1/2। और ये बात हम पढ़ के आए हैं कि कोई मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2K प्लस 2H2, क्या देगा बच्चों हमें 2KOH प्लस H2, रिएक्शन हो गई बैलेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि HNO3 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं हम, करा दो भैया। HNO3 की रिएक्शन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, प्लस वाटर हो जाएगा रिलीज, प्लस वाटर हो जाएगा रिलीज। बैलेंस करना है तो देखो इधर NO3 कितना है इधर 2, इधर कितना 1, 2 लगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या करें, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है भैया यार, 2 इसके 2 इसके, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4, 2 नाइट्रोजन सही है, 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, बस बाकी तो हम बैलेंस कर ही चुके हैं।
ठीक है बच्चों। अगला कह रहा है कि NaOH और H2SO4 की रिएक्शन कराइए। ठीक है भाई, करा देते हैं। NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2। तो देखो बच्चों, इधर सोडियम कितने हैं, 2, इधर सोडियम कितना है, 1, तो क्या करो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखते हैं कहां तक बात पहुंची। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 है, चलो ठीक है। 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 2, तो यहाँ लगा दो। अब देखो, अब कुछ बात बननी चाहिए। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। एक सल्फर रिएक्शन बैलेंस। अगला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराइए। करा दो भाई, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो बनेगा क्या, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक सोडियम एक क्लोरीन एक सिल्वर एक NaNO3 एक NO3, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अगला है BaCl2 और H2SO4 की रिएक्शन करानी है। चलिए करा देते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा बच्चों प्लस HCl, ठीक है। तो देखो इधर एक बेरियम एक SO4 एक SO4, 2 क्लोरीन एक क्लोरीन, लगा दो यहाँ 2। जैसे यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, यानी कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर, तो रिएक्शन बैलेंस। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन्होंने कहा है कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है, किसके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई है। किसकी रिएक्शन करवाई है इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लो भैया करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, रिएक्शन बैलेंस है हमारी। अगला है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई है हमने। चलो भाई करा दो, जिंक प्लस AgNO3, जिंक नाइट्रेट बनना है। उसने केवल वर्ड्स में लिखा है बच्चों, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, तो इन फॉर्मूलाज को आप जो फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर हो जाएगा अलग, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ NO3 कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो क्या करो यहाँ 2 लगा दो। जैसे यहाँ 2 लगाया तो यहाँ सिल्वर कितने हो गए 2, तो 2 यहाँ लगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से कराई इन्होंने, करवा दो भैया। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से कराइए, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा प्लस कॉपर हो जाएगा अलग। बैलेंस करनी है रिएक्शन, समझ रहे हो भाई साहब। चलो पढ़ लेते हैं। इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 3, तो क्या करो यहाँ लगा दो 3, यहाँ लगा दो 2, क्लोरीन बराबर, ठीक है। अब देखो इधर 3 कॉपर है, तो 3 यहाँ लगा दो। क्लोरीन सॉरी एल्यूमिनियम कितने इधर 2 यहाँ लगा दो। रिएक्शन हमारी बैलेंस। अगला है कि बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन करानी है। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट,
तो क्या बनेगा भैया, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। देखो इधर दो पोटेशियम है, दो क्लोरीन है, तो सीधा यहाँ दो लगा दो, रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया खत्म। ठीक है, अब इनका कहना है कि इन्होंने वर्ड इक्वेशन लिख के दी है और आपको ये बताना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी सबसे पहले तो, और दूसरा आपको ये बताना है कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं ये। एक मिनट, चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की रिएक्शन कराइए। करा देते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8। 8 का 8 पार्ट है, 8 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा प्लस बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैलेंस कर लो, यहाँ आयोडीन कितने हैं, 2, यहाँ 1, तो 2 लगा दो। जैसे 2 लगाया, पोटेशियम कितने हो गए, 2, पोटेशियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ 2 लगा दो। अब देखो कुछ बात बन गई है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 आयोडीन 2 आयोडीन। अब इस रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज, यानी कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलिए सेकंड कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट हमें दे रहा है क्या, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट हमें दे रहा है बच्चों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर मैं ये डेल्टा बना देता हूं। ठीक है, इस रिएक्शन में हीट के सप्लाई करने पर ये डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, यानी कि रिएक्शन किसका एग्जांपल है बच्चों, ये रिएक्शन एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे सी पार्ट के बारे में। क्या कह रहा है सी पार्ट, हाइड्रोजन क्लोरीन, अरे भाई फिर वही बच्चों वाली रिएक्शन, H2 plus Cl2 gives you HCl। 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ लगा दो, 2 क्लोरीन है तो 2 यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करें, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से हुई है, तो क्या बनना है बच्चों, MgCl2 plus H2। बैलेंस कर लो सबसे पहले तो, यहाँ 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब देखो
जब रिएक्टिविटी सीरीज की बात आती है तो मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है। हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट कहां था, डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी को बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से आप समझते क्या हो, तो आपको समझते हैं भाई साहब। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हीट रिलीज होती है, जिनमें हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। इस बात को बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। एक्सो यानी कि एग्जिट, एग्जिट यानी कि हीट रिलीज हो रही है, एंडो यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों का एक एक एग्जांपल भी दो, ठीक है भाई, ले लो एग्जांपल। सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो इसको, ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस O2 क्या देगा हमें, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारी बॉडी में गया, हमने खाना खाया, फाइनली किसमें ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में, फाइनली किसमें ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज। ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन आ गई, इन दोनों की रिएक्शन हुई, क्या बना, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी। H2O बॉडी में प्रेजेंट है, H2O बॉडी में है प्रेजेंट, प्लस हीट, हीट या एनर्जी जिससे हम अपने डेली के काम करते हैं, जिससे हम अपने डेली के काम करते हैं। कहते हैं ना खाना खा लो ताकत आ जाती है। अब ताकत इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुई है ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ, प्लस एनर्जी रिलीज हुई है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी को अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए एनर्जी देती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लो भाई, कोई सी भी ले लो, कोई वाली ले लो। लेड नाइट्रेट को हीट किया, एक्टिविटी में भी थी, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बात थोड़ा समझना। जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या था, हीट सप्लाई कर रहे थे, कुल मिला के एनर्जी सप्लाई हो रही थी, चाहे आप हीट की फॉर्म में करें, सनलाइट की फॉर्म में करें, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करें। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर एनर्जी हीट के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई साहब, ये वाली बात, NO2 ब्राउन फ्यूम्स भूलना मत, याद दिला दिया मैंने, NO2 ब्राउन फ्यूम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, यही वाली रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है भाई साहब अपने डेली के कामों के लिए, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल मानेंगे इस बात को। अब देखो कॉम्बिनेशन में चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, ब्रेक डाउन। एक जगह चीजें जुड़ रही हैं और दूसरी जगह चीजें टूट रही हैं, ठीक है, एक जगह चीजें जुड़ रही हैं और दूसरी जगह चीजें टूट रही हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन,
डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन, इस वजह से दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 यही आ जाएगा, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मान लिया भाई, मान लेते हैं, एनसीईआरटी कह रहा है तो मानना तो पड़ेगा। डिकम्पोजिशन 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? या तो हीट की वजह से, या सनलाइट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, डिकम्पोजिशन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तीनों का एक एक एग्जांपल दो। हीट का तो कोई भी दे दो, यही दे दो लेड डायरेक्ट, लेकिन हम ये नहीं देंगे क्योंकि हमें दूसरी रिएक्शन भी सीखनी है। कौन सी ले लो? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसका एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। सनलाइट, ठीक है, पिछली बार हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था एक्टिविटी में, अब हम लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आया, सिल्वर में और ब्रोमीन में हो गया ब्रेक। सिल्वर में और ब्रोमीन में हो गया ब्रेक, यानी कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, करा दो भैया, तो क्या बना? H2 प्लस, क्या बना बच्चों? H2 प्लस। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब हम चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ चल पड़े हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं इरेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई साहब? आप हमें ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? मैं बिल्कुल डेफिनेशन जोड़ूंगा आपको, देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाई रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव डिस्प्लेसिव लेस रिएक्टिव। इधर डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम एक जैसे हैं लेकिन काम बहुत अलग अलग है। यहां पर क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस कहां होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों? हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। फिर इसके बाद हमें रिकवरी करनी है सिल्वर नाइट्रेट की। किससे करनी है? सिल्वर से। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इधर ले लो, सिल्वर नाइट्रेट से हमें AgNO3 रहेगा, सिल्वर अलग करना है। ठीक है, तो किससे रिएक्शन करा दो? कॉपर से करा दो, तो इधर क्या बन जाएगा? CuNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर। अब देखो, हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगी? डिस्प्लेस। कौन सा एग्जांपल? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसका एग्जांपल है ये बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये है एग्जांपल। गॉट इट? चलिए
अब इन्होंने कहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं, चलो भाई बता देते हैं। द रिएक्शन इन विच insoluble solid substance is formed called precipitation reaction, called precipitation reaction। एग्जाम्पल दे दो, कौन सा, वही वाला अपना लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से हुई तो क्या बना बच्चों, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना बच्चों, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड है, इट इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट, इट इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चों, पीपीटी। अगला कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताइए। ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल, सॉरी ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन लिख देता हूं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं और सही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनका कहना है कि ऑक्सीडेशन के बारे में बताओ और रिडक्शन के बारे में बताओ। ठीक है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, यही पूछा इन्होंने। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है कि हमने ब्राउन कलर की मेटल को, ब्राउन मेटल को आपने हीट किया है, ठीक है, और ब्लैक कंपाउंड मिला है। अभी अभी बताए हैं हम बच्चों, ठीक है। ये ब्राउन कलर की मेटल क्या है, कॉपर। क्या है बच्चों, कॉपर। ये ब्लैक कंपाउंड क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। अगला कह रहा है कि आयरन आर्टिकल्स पर हमें पेंट क्यों करना होता है। मान के चलिए ये आयरन आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है किसको, कोरोजन को, रस्टिंग को। ठीक है, लोहे की चीजों को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, हमने आयरन के आर्टिकल पर पेंट इसलिए किया जिससे कि रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, उसमें ये चिप्स ले लेते हैं कुछ अलग अलग शेप के। इसमें हमने नाइट्रोजन गैस फिल की है, क्यों? ठीक है, इसलिए की है क्योंकि हमें क्या करना है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, हमें ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया तो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, और खराब चीज थोड़ी हो गया, तो क्या करोगे, इसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं, जिससे कि चिप्स खराब ना हो, रेंसिडिटी ना हो। वर्ड आ जाता है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके टेस्ट में स्मेल में चेंज आया, टेस्ट में स्मेल में चेंज आया तो यही फिनोमेना क्या कहलाया बच्चों, रेंसिडिटी कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, रेंसिडिटी। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इन्होंने कहा है कि कोरोजन और डेंसिटी को समझाइए, तो अभी हम कोरोजन और डेंसिटी की बात कर चुके हैं। मुझे लगता है यहां तक जितनी बातें सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम चैप्टर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी खत्म हो गई, एक्टिविटी खत्म हो गई, प्लस एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं आकर रुक जाते हैं। अब पता है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के बाद एक ग्रुप एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, और वो ग्रुप एक्टिविटी हम छोड़ देते हैं। बस वही गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कर जाते हैं, वही गलती कर जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी वाली। तो देखते हैं क्या कह रहा है ग्रुप एक्टिविटी में। ये कह रहा है कि 4 आप बीकर ले लो भाई, 4 बीकर ABCD के नाम से। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब कह रहा है आपको टेम्परेचर बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है बस। तो कह रहा है एट 2 स्पेटुलास ऑफ पोटेशियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने ABC में तो वाटर लिया है, यहां भी वाटर, ए में वाटर, बी में भी क्या है, वाटर है, सी में भी क्या है, वाटर है, लेकिन डी में इसने थोड़ा चेंज कर दिया। डी में क्या लिया बच्चों, डी में इसने कॉपर सल्फेट ले लिया है। क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या किया इसने, पहली में डाला इसने पोटेशियम सल्फेट, पहली में डाला इसने बच्चों पोटेशियम सल्फेट। दूसरे बीकर में क्या डाला, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। थर्ड में क्या डाला बच्चों इसने, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और फोर्थ में डाला है इसने आयरन। क्या डाला है बच्चों, आयरन। तो समझने वाली बात ये है कि ये वाली जो दोनों रिएक्शन होंगी बच्चों, ये होंगी एंडोथर्मिक। कैसे होंगी बच्चों, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। कैसे होंगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में फिक्स रखिएगा, ठीक है, कि जो पहले 2 बीकर है वो एंडोथर्मिक होंगे, जबकि लास्ट के जो 2 बीकर है वो होंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोगों ने आज जो कवर किया है वो कवर किया है क्लास 10th का पहला चैप्टर विद कंप्लीट एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग एक्टिविटी, इंक्लूडिंग इंडेक्स क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ग्रुप एक्टिविटी।
एनसीईआरटी में हमने कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर 2 की बातें करेंगे और आप लोग बताइएगा कि पीवाईक्यू अभी डिस्कस किया जाए, ठीक है, या सेकंड चैप्टर के बाद किया जाए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर सर पीवाईक्यू अभी डिस्कस कर सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहोगे तो हम पीवाईक्यू भी साथ ही साथ डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।